बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गीता व कौन कुरान पढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गीता व कौन कुरान पढ़ता है। सच्चा इंसान तो वह है दोस्तों जो बेजुबानों की जुबान पढ़ता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले प्रभु श्री राम के प्रकटोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, पक्षी विहार से उड़कर सियासत की डाल पर जा बैठे अमेठी के आरिफ के सारस की चर्चा आज खबरों की सुर्खियों में है। इस सारस ने आरिफ को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलाई। आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आगे आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आरिफ से पहले भी एक व्यक्ति सारस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। दोस्तों, आज रामनवमी है, इसीलिए सबसे पहले बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि और रामायण की। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही प्रभु श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया। प्रभु श्री राम के आदर्शों से दुनिया को अवगत कराने के लिए उन्होंने रामायण की रचना की, जो कि सृष्टि का आदि ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, आपको ये तो मालूम है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा कहां से मिली और कैसे मिली? दोस्तों, रामायण के रचना काल को लेकर के विद्वान एक मत नहीं है। कुछ लोग इसे त्रेता युग की रचना बताते हैं, कुछ ईसा से पूर्व की बताते हैं, तो कुछ विद्वान ईसा के बाद की भी रचना बताते हैं। खैर, इसकी रचना जब कभी भी हुई हो, इतना तय है कि रामायण जो है वह आदि ग्रंथ है और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, क्योंकि इसके बाद के तमाम ग्रंथों और साहित्य पर रामायण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों, रामायण लिखने की प्रेरणा महर्षि वाल्मीकि को एक सारस पक्षी के माध्यम से ही मिली थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि प्रेम में रत सारस पक्षी के जोड़े में से किसी एक को एक शिकारी ने तीर मारकर घायल कर दिया था। दोस्तों, अपने साथी के वियोग में दूसरे सारस के तरफ तरफ कर जान देने की जो दृश्य था, इसके देख करके महर्षि का हृदय करुणा से भर गया और उनके मुंह से अनायास ही एक श्लोक फूट पड़ा, जो कि रामायण का पहला श्लोक है। दोस्तों, ये श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम गमः शाश्वती समाः यत क्रौंच मिथुनादेकं वधि काम मोहितम। मतलब, हे निषाद, तुमने काम क्रिया में रत क्रौंच पक्षी को बिना किसी अपराध के मारा है, इसलिए तुम्हें कभी शांति न मिले। दोस्तों, सारस को अंग्रेजी में क्रेन और संस्कृत में क्रौंच कहा जाता है। दरअसल अपने साथी के वियोग में दूसरे सारस को तरफ तरफ कर मरते देखकर वाल्मीकि का हृदय करुणा से इतना अधिक भर गया कि उन्होंने उस शिकारी को श्राप तक दे डाला कि तुम्हें जिंदगी में कभी शांति न मिले। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उसी दृश्य को देख करके वाल्मीकि के मन में यह विचार आया कि जब एक बेजुबान पक्षी भी अपने साथी से इतना प्रेम कर सकता है, सांसारिक रिश्ते से इतना प्रेम कर सकता है, तो हम सब के स्वामी
प्रभु श्री राम से अगर हम इस तरह का प्रेम जताएं तो क्या इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते? दोस्तों, कहा जाता है कि इसी समय उनको ये प्रेरणा मिली कि प्रभु श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया जाए, और इसी उद्देश्य से उन्होंने रामायण की रचना शुरू की। दोस्तों, सारस पक्षी का हमारे समाज में बहुत ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। इसे सुख, समृद्धि व सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, सारस पक्षी में ऐसी कई विशेषताएं होती है जो इसे आम पशु पक्षी से बिल्कुल अलग करता है। दोस्तों, सारस पक्षी पक्षी होकर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे अमूमन पशु पक्षियों में परिवार की जो परंपरा है वो केवल बच्चे तक सीमित रहता है। अन्य पशु पक्षियों में संबंध बनाने के लिए कोई निश्चित जोड़ा नहीं होता। कोई भी नर किसी भी मादा के साथ संबंध बना सकता है, परंतु सारस पक्षी एकाकी विवाह वाले होते हैं। अपने साथी के जीवित रहते सारस पक्षी आजीवन किसी दूसरे से संबंध नहीं बनाते। दोस्तों, इन दोनों में इतना अधिक प्रेम होता है कि किसी कारण से अगर इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा साथी उसके वियोग में तड़प तड़प कर जान दे देता है। दोस्तों, अपने साथी के मृत्यु होने के बाद दूसरा जो साथी है सारस, वो खाना पीना तक त्याग देता है। वो जीवन भर अकेले रहना पसंद करता है। और जिस तरह से हम इंसानों में पत्नी के मरने के बाद ही प्रायः दूसरी शादी करने का प्रावधान है, उसी तरह से सारस पक्षी भी अगर अपने जीवन काल में अपवाद स्वरूप किसी दूसरे सारस से संबंध बनाता है तो वह अपने जोड़े के मृत्यु के बाद ही, अमूमन अपने जोड़े की मृत्यु के बाद वो जीवन भर एकाकी रहता है। दोस्तों, सारस पक्षी में नर और मादा दोनों जो है वो बारी बारी से अंडा को सेते हैं। मादा जब अंडा पर बैठती रहती है तो नर का जिम्मा होता है दाना पानी और सुरक्षा को देखना, और अगर नर अंडा पर बैठता है तो यही काम मादा का होता है। दोस्तों, इस तरह से ये सारस पक्षी हमें सुखी दाम्पत्य जीवन की सीख देता है, और इस वजह से हमारे देश में कुछ क्षेत्रों में नव विवाहिता को सारस पक्षी के जोड़े का दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों, सारस पक्षी आज विलुप्ति के कगार पर है। मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड में तो ये बिल्कुल ही विलुप्त हो चुका है। दोस्तों, IUCN के हिसाब से सारस पक्षी की जो वर्तमान संरक्षण की स्थिति है उसे VUA2CDE+3CDE के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसका मतलब है कि वैश्विक स्तर पर इसकी संख्या में बहुत तेजी से कमी आ रही है, और अगर इसके सुरक्षा के समुचित उपाय नहीं किए गए तो एक दिन यह प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। दोस्तों, उड़ने की क्षमता रखने वाला इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी होता है सारस। इसकी जो औसत स्पीड होती है उड़ने की वो लगभग 45 किलोमीटर के आसपास होती है, और इसका औसत जीवन काल 18 से 20 वर्ष का होता है। दोस्तों, ये कम बसावट वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, ज्यादा घनी आबादी इन्हें पसंद नहीं। और दोस्तों, आज कई सारे कारण जैसे कि वनों की अंधाधुंध कटाई, कृषि योग्य भूमि पर रेजिडेंशियल मकानों या कॉलोनियों का बनना, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग, हाई वोल्टेज तार और मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन इनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। कुछ क्षेत्रों में लोग इसके मार कर खाते भी हैं, इस वजह से भी इनकी संख्या में काफी कमी आती जा रही है, और इसीलिए इसके शिकार को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, सारस की कुल 8 प्रजातियां होती है पूरी दुनिया में।
इन 8 में से इंडिया में पहले 5 प्रजातियां पाई जाती थी। साइबेरियन क्रेन 2002 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया हमारे देश में। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में सारस की कुल संख्या लगभग 8 से 10,000 के बीच है। दोस्तों, सारस पक्षी स्वभाव से प्रवासी होते हैं, लेकिन हमारे जो भारत में रहने वाले जो सारस पक्षी हैं वे प्रवासी नहीं होते। वे जो है एक ही भौगोलिक क्षेत्र में आजीवन रहते हैं। दोस्तों, ये सारस जो है मूलतः शाकाहारी होता है, लेकिन कभी कभी वो घोंघे, कीड़े मकोड़े जैसे छोटे मोटे जीव भी खा लेता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे अधिक काला और सफेद सारस पाया जाता है। काला जो सारस है वो इंसानों से दूरी बनाकर रखना पसंद करता है, जबकि सफेद सारस को इंसानों से कोई भय नहीं लगता, वो काफी घुल मिलकर रहता है इंसानों से। दोस्तों, सफेद सारस और अमेठी के आरिफ की चर्चा जो मैंने इस वीडियो के शुरू में की थी, आपने भी सुनी होगी। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि आरिफ के सारस को किस तरह से आजाद करने के नाम पर कैद कर दिया गया है। आपने ये भी सुना होगा कि सारस के बहाने किस तरह से सियासत की रोटी सेकी जा रही है। दोस्तों, इस घटना को अलग अलग लोग अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। कुछ लोग तो विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आरिफ पर एफआईआर केवल इसलिए हुई है क्योंकि वो मुस्लिम है। वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि आरिफ एक सामान्य परिवार से आता है, इसीलिए उसको इसका शिकार बनाया गया है। इस देश में बहुत सारे ऐसे रसूख वाले लोग हैं जो एक से एक जानवर पाल के रखे हुए हैं। ये जानवर भी प्रतिबंधित हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और आरिफ को बेवजह सताया जा रहा है। दोस्तों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। हर आदमी को अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, इसीलिए जितने मुंह उतनी बातें। और जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में कहा है कि राजनीति मेरा सबसे कम पसंदीदा विषयों में से एक है। दोस्तों, इस वजह से मैं उस राजनीतिक एंगल से तो कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, देश की न्याय व्यवस्था में मुझे भरोसा है और मुझे यकीन है कि आरिफ को न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, आरिफ और उसके सारस की कहानी आगे क्या मोड़ लेगी ये तो मुझे नहीं पता। आरिफ के साथ आज जो भी हो रहा उस पर तरह तरह की चर्चा गर्म है। इस सारस ने आरिफ को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलाई और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारस ने ही वाल्मीकि को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलाई थी। अंतर सिर्फ इतना है दोस्तों कि आरिफ की जो प्रसिद्धि है ना, वो अस्थायी है। कुछ दिनों के बाद शायद लोग आरिफ का नाम तक भूल जाएं, लेकिन वाल्मीकि की जो प्रसिद्धि है वो चिरस्थायी है। जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक रामायण पढ़ी जाएगी, जब तक प्रभु श्री राम का गुणगान होता रहेगा, तब तक महर्षि वाल्मीकि का नाम इस दुनिया में अमर रहेगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि साल भर पहले किस तरह से यह सारस आरिफ की जिंदगी में आया था। कहा जाता है कि यह उसे अपने खेत में घायल अवस्था में मिला था। उसका एक पैर टूट गया था और चलने फिरने से भी वो लाचार था। आरिफ को उस घायल सारस को देख करके दया आ गई। वो उसे अपने घर ले आया, उसकी मरहम पट्टी की, इसका इलाज किया। तो दोस्तों, आरिफ की सेवा से, इलाज से जब सारस ठीक हो गया तो आरिफ का होकर के ही रह गया। वह आरिफ के पूरे परिवार से इतना घुल मिल गया कि पूछिए मत। वो हमेशा आरिफ के साथ ही रहता, उसी के साथ, उसी की थाली से लेकर खाना खाता। वो जहां भी जाता वहां जाता, उसके हर बात, हर इशारे को समझता। यहां तक कि आरिफ जब बाइक से कहीं जा रहा होता तो वो भी साथ साथ उड़ता। आरिफ ने अपने सारस के साथ कई सारे वीडियो बनाए। बहुत सारे लोगों ने भी आरिफ और सारस के वीडियो बनाए और ये वीडियो पूरी दुनिया में जमकर वायरल हुए। इसी वायरल वीडियो को देख करके सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी
इस महीने की शुरुआत में आरिफ से मिलने आए थे। उन्होंने आरिफ और उसके सारस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और उसे ट्विटर पर शेयर कर दिया। और दोस्तों, यहीं से आरिफ और उसके सारस दोनों के ही बुरे दिन शुरू हो गए। दोस्तों, वन विभाग से उसे नोटिस मिला, आरिफ पर एफआईआर हुई और वहां से आरिफ के घर से उस सारस को ले जा करके पहले पश्चिम बिहार में छोड़ा गया, जहां से वो उड़ करके काफी दूर चला गया, एक तरह से लापता हो गया और एक ग्रामीण स्टेशन पर एक गांव में वो घायल अवस्था मिला, जैसा कि लोग बताते हैं। वहां से पकड़कर उसे फिर पश्चिम बिहार में ही पिंजरा में कैद कर दिया गया है। वन अधिकारी बोलते हैं कि 15 दिन के लिए इसे क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन की अवधि पूरा होने के बाद इसे पेड़ों पर छोड़ दिया जाएगा अपने साथी से घुलने मिलने के लिए। खैर, इस कहानी में आगे क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मानवता के नाते दोस्तों मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि आरिफ ने गलती की है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये गलती उसने जानबूझकर की या अनजाने में। मेरे ख्याल से उससे जो भूल हुई है वो अनजाने में हुई है। तो अनजाने में हुई भूल और उस पक्षी प्रेम की उसे कोई बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े, बस यही हमारी दुआ है ऊपर वाले से, और आशा करता हूं कि देश की न्याय व्यवस्था भी इस बात को समझेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो, ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप इसे और लोगों तक भी शेयर करें, ताकि ये आज के युवा पीढ़ी को भी रामायण और महर्षि वाल्मीकि के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी को धर्म और आध्यात्म में कोई खास रुचि में नहीं देखता। आज की युवा पीढ़ी में तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको रामायण और रामचरितमानस में अंतर नहीं पता। वे रामायण को ही रामचरितमानस और रामचरितमानस को ही रामायण समझते हैं। तो दोस्तों, जब ये कहानी उन तक पहुंचेगी, रामायण की रचना किस तरह से हुई, किन परिस्थितियों में हुई, तो उम्मीद करता हूं कि उनके मन में भी थोड़ा सा धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के प्रति लगाव बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को वायरल करके आप एक तरह से देश, समाज और सनातन की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। इसीलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जमकर वायरल करें। दोस्तों, जाने से पहले एक आग्रह आपसे और करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। और यूट्यूब पर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।